गुरुत्वाकर्षण की परिधि से बाहर जाकर स्थूल शरीर का अंतरिक्ष की पोल में कितनी ही दूर तक चलना, दौड़ना, तैरना संभव है। उसमें आरंभ में एक छोटे झटके की और पीछे संकल्प शक्ति के आधार पर हाथ पैरों की थोड़ी हरकत करने भर की जरूरत पड़ेगी। इस स्थिति को प्राप्त कर लेना अब अधिक कष्ट साध्य नहीं रहा। सिद्धांततः तो वह स्वीकार ही कर लिया गया है और अंतरिक्ष में तथा धरती पर भारहीनता की स्थिति में मनुष्य का आकाश गमन प्रत्यक्ष करके देख लिया गया है। गुरुत्वाकर्षण से रहित कमरे पृथ्वी पर बनाए गए हैं। भारहीनता की स्थिति का अभ्यास कराने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को उन्हीं कमरों में रखकर उस तरह की स्थिति का अनुभव कराया जाता है। अस्तु, अब वह भी आवश्यक नहीं रहा कि गुरुत्वाकर्षण की परिधि में ऊपर उठने के बाद ही आकाश गमन किया जा सके। पृथ्वी के किसी कमरे में विज्ञान ने इस तरह का वातावरण उत्पन्न करके यह सिद्ध कर दिया है कि गुरुत्वाकर्षण से रहित अंतरिक्ष की स्थिति गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भीतर भी पैदा की जा सकती है। न्यूट्रिनो, फोटोन व ग्रेविटॉन परमाणु कणों में ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता सर जॉन इक्लिस तथा एड्रियन डाई ने अनेक खोजों से सिद्ध कर दिखाया है। यह कण प्रकाश जैसी सत्ता के ही अनुकण हैं। प्राण के अनुकणों में भी ऐसी क्षमता होती है जो स्थूल कणों को भी गुरुत्वाकर्षण से मुक्त कर सकती है। उस स्थिति में आकाश गमन की सिद्धि को असत्य नहीं कहा जा सकता है। ये साधनाएं यद्यपि कठिन होती हैं, पर असाधारण मनस्वी लोग इन्हें संपन्न कर सकते हैं। सच पूछा जाए तो प्राण साधना से इस शक्ति का भी स्वतः विकास होता चलता है। मानवी विद्युत अति प्रचंड शक्ति। वातावरण प्रभावित करती वैज्ञानिक घटनाएं। आग जिस कमरे में जलती है वह पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। आग रहती तो ईंधन की सीमा में ही है, पर उसकी गर्मी और रोशनी दूर दूर तक फैलती है। सूरज बहुत दूर होते हुए भी धरती तक अपना प्रकाश और ताप पहुंचाता है। बादलों की गर्जना दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। प्राणवान व्यक्ति अपने प्रचंड व्यक्तित्व का प्रभाव सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं और व्यक्तित्वों को ही नहीं परिस्थितियों को भी बदलते हैं। वातावरण उनसे प्रभावित होता है। यह प्रभाव उत्पन्न करने वाली क्षमता प्राण शक्ति ही है, भले ही वह किसी भी रूप में काम कर रही हो। वह देव और दैत्य दोनों स्तर की हो सकती है। उसके अनुचित प्रयोग से वैसा ही विनाश भी होता है जैसे कि उचित प्रक्रिया से सत परिणाम उत्पन्न होते हैं। दैवी आसुरी शक्तियों के बीच संघर्ष होते रहने के सूक्ष्म कारणों में यह प्राण प्रक्रिया का टकराव ही मुख्य कारण होता है। ताप का मोटा नियम यह है कि अधिक ताप अपने संस्पर्श से आने वाले न्यून ताप उपकरण की ओर दौड़ जाता है। एक गर्म दूसरा ठंडा लोह खंड सटाकर रखे जाएं तो ठंडा गर्म होने लगेगा और गर्म ठंडा। वे परस्पर अपने शीत ताप का आदान प्रदान करेंगे और समान स्थिति में पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। बिजली की भी यही गति है। प्रवाह वाले तार को स्पर्श करते ही सारे संबद्ध क्षेत्र में बिजली दौड़ जाएगी। उसकी सामर्थ्य उस क्षेत्र में बढ़ती जाएगी। प्राण विद्युत का प्रभाव भी शीत ताप के सानिध्य जैसा ही होता है। प्राणवान व्यक्ति दुर्बल प्राणों को अपना बल ही नहीं स्तर भी प्रदान करते हैं। ऋषियों के आश्रमों में सिंह और गाय के प्रेम पूर्वक निवास करने का तथ्य इसीलिए देखा जाता था कि प्राणवान अपनी सद्भावना से उन पशुओं को भी प्रभावित कर देते थे। बिजली लोहे सोने में, संत कसाई में कोई भेद नहीं करती। वह सब पर अपना प्रभाव समान दिखाती है। जो भी उससे जैसा भी काम लेना चाहे वैसा करने में उसकी सहायता करती है। पर मानव शरीर में संव्याप्त विद्युत की स्थिति भिन्न है। उसमें चेतना और संवेदना के दोनों तत्व विद्यमान है।
वह समस्त शरीर पर शासन करती है, मस्तिष्क उसका केंद्र संस्थान है। इतने पर भी उसे शरीर शक्ति नहीं कह सकते। बल्ब में जलने वाली बिजली उसी में से उत्पन्न नहीं होती, वरन अन्यत्र से आती है। वहां तो वह चमकती भर है। मानव शरीर में पाई जाने वाली बिजली वस्तुतः चेतनात्मक है। उसे प्राण प्रतिमा कहा गया है। वह शक्ति ही नहीं, संवेदना भी है। विचारशीलता उसका विशेष गुण है। वह नैतिक और अनैतिक तथ्यों को अनुभव करती है और उस आधार पर भौतिक बिजली की तरह समस्वर नहीं रहती, वरन अपना प्रवाह औचित्य के पक्ष में और अनौचित्य के विरोध में प्रस्तुत करती है। इतनी छोटी सी खोपड़ी में इतना बड़ा कारखाना किस प्रकार संजोया जमाया हुआ है, इसे देखकर बनाने वाले की कारीगरी पर चकित रह जाना पड़ता है। यदि इतना साधन संपन्न इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क बनाकर खड़ा करना हो, तो संसार भर के समस्त विद्युत उपकरणों के लिए बनाए गए कारखानों जितनी जगह घेरनी पड़ेगी। निसंदेह मनुष्य एक जीता जागता बिजली घर है, किंतु झटका मारने वाली बत्ती जलाने वाली सामान्य बिजली की तुलना उससे नहीं हो सकती। जड़ की तुलना में चेतन की जितनी श्रेष्ठता है, उतना ही भौतिक और जीवन विद्युत में अंतर है। प्राण विद्युत असंख्य गुनी परिष्कृत और संवेदनशील है। जीव भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त विज्ञानी हाजकिन, हक्सले और एक्कल्स ने मानवीय ज्ञान तंतुओं में काम करने वाले विद्युत आवेग यानी कि इम्पल्स की खोज की है। इनके प्रतिपादनों के अनुसार ज्ञान तंतु एक प्रकार के विद्युत संवाही तार हैं, जिनमें निरंतर बिजली दौड़ती रहती है। पूरे शरीर से इन धागों को समेटकर एक लाइन में रखा जाए तो उनकी लंबाई 1,00,000 मील से भी अधिक बैठेगी। विचारणीय है कि इतने बड़े तंत्र को विभिन्न दिशाओं में गतिशील रखने वाले यंत्र को कितनी अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। शरीर के एक अवयव मस्तिष्क का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करें तो उसमें लगभग 10 अरब न्यूरॉन यानी कि नस कोष्ठ हैं। उनमें से हर एक का संपर्क लगभग 25,000 अन्य नस कोष्ठों के साथ रहता है। मानव शरीर के इर्द गिर्द छाए रहने वाले प्रभामंडल के संबंध में परामनोविज्ञानी महिला एलिन गैरेट की पुस्तक अवेयरनेस में अनेकों शोध विवरण छपे हैं, जिसमें उन्होंने शरीर के इर्द गिर्द एक विद्युतीय कुहरे का चित्रांकन किया है। वे इस कुहरे के रंगों एवं उभारों में होते रहने वाले परिवर्तनों को विचारों के उतार चढ़ाव का परिणाम मानती है। इस प्रभामंडल के चित्र सोवियत विज्ञानी किरलियन ने भी उतारे हैं और उनमें परिवर्तन होते रहने की बात कही है। इन प्रभा परिवर्तनों को मात्र विचारों का ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना गया और उसके आधार पर शरीर के अंतराल में छिपे हुए रोगों के कारण भी परखे गए हैं। इस प्रकार के परीक्षणों में मॉस्को मेडिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पावलोव ने विशेष ख्याति प्राप्त की है और उन्होंने रोग निदान के लिए प्रभामंडल के अध्ययन को बहुत उपयोगी माना है। इस प्रभामंडल को प्रत्यक्ष सूक्ष्म शरीर की संज्ञा दी गई है। उसका वैज्ञानिक नामकरण दी बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी किया गया है। कजाकिस्तान के किरोव विश्वविद्यालय की शोधों में कहा गया है कि इस प्रभामंडल को शरीर की उत्तेजित विद्युत अणुओं का समूह मानने में हर्ज नहीं, पर इसमें इतना और जोड़ा जाना चाहिए कि उसमें जीवाणु भी सम्मिलित है। साथ ही उसकी सत्ता मिश्रित होने पर एक व्यवस्थित एवं स्वचालित इकाई है। उसमें अपनी उत्पादन, परिग्रहण एवं परिप्रेषण क्षमता मौजूद है। एक बार बोलोन के भौतिक शास्त्र के एक वैज्ञानिक ने प्रयोग के दौरान देखा कि एक मेढक के पांव से बिजली का प्रवाह निकल रहा है। उससे उस मेढक की मांसपेशियां उत्तेजित हो रही हैं। इस जानकारी के आधार पर फोली निवासी डॉक्टर मेटुची ने कई नई जानकारियां हासिल करके बताया कि मांसपेशियां के
सिकुड़ने फैलने से विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। इससे पता चला कि शरीर के आंतरिक संस्थानों में विद्युत के छिपे खजाने हैं। इस पर अंग्रेज वैज्ञानिक वॉल्टर ने बहुत खोजें की और उन खोजों का लाभ चिकित्सा जगत को प्रदान किया। मनुष्य शरीर में विद्युत की तेज तरंगे विद्यमान है। यह बात 1899 में सर्वप्रथम फ्रांस से निकलने वाली मेडिकल टाइम्स एंड गैजेट के अप्रैल अंक में डॉक्टरों द्वारा निरीक्षण के एक ताजे बयान के रूप में सामने आई। लियोन्स में एक गृहस्थ के घर एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा 7 महीने का हुआ। तभी से घर वालों को शिकायत होने लगी कि बच्चे के शरीर को स्पर्श करने से बिजली का झटका लगता है। 10वें महीने तक स्थिति यह हो गई कि बच्चे के पास जाना भी कठिन हो गया। कई लोग हिम्मत करके उसके पलने के पास गए भी, पर उसके झटके को सहन न कर सके। वे झटका खाकर नीचे गिर गए। अंततः बच्चे की मृत्यु हो गई। मरने से 10 सेकंड पूर्व उसके शरीर से हल्का नीला प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। डॉक्टरों ने उसके फोटो भी लिए, पर वे उसका कुछ विश्लेषण न कर सके। बच्चा मर गया। तब न उसके शरीर में गर्मी थी, न कोई झटका। इससे यही तो साबित हुआ कि मनुष्य में प्राण विद्युत जैसी ही कोई शक्ति है, चाहे वह ग्रहण किए हुए अन्न से उत्पन्न होती हो या किन्हीं और आकाशस्थ माध्यमों से, पर यह निश्चित है कि यह विद्युत ही जीवन, गति और चेतना को धारण करने वाली है। उसकी जानकारी न हो तब तक मनुष्य जीवन की यथार्थता नहीं जानी जा सकती, विज्ञान चाहे कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। येल विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर हेराल्ड वर ने प्रमाणित किया है कि प्रत्येक प्राणी एक इलेक्ट्रोडायनेमिक आवरण से घिरा है। उसकी चेतनात्मक क्षमता को इसी क्षेत्र के कारण बाहर संप्रेषण और दूसरे प्रभावों को पकड़ने की सुविधा होती है। इस विद्युतीय आवरण की शोध में आगे चलकर विज्ञानी लियोनाई रोविंग्स ने यह प्रमाणित किया है कि वह लोह कवच नहीं है, वरन मस्तिष्क के प्रभाव से उसे हल्का, भारी, उथला और गहरा किया जा सकता है। उसकी कार्यक्षमता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। विश्व ज्ञान की असीम संपदा को यूनिवर्सल मेमोरी ऑफ नेचर कहा जाता है। इसी की चर्चा बुक ऑफ लाइफ के नाम से भी होती है। इस पुस्तक में विश्व चेतना का आरंभ से अब तक का इतिहास अंकित है। माइक्रो फिल्मों की विशालकाय लाइब्रेरी की तरह इसे समझा जा सकता है। मोटे रूप में तो पता नहीं चलता कि कहीं क्या क्या अभिलेख अंकित है, पर विशेषज्ञ यह तलाश कर सकते हैं कि इस संग्रहालय की अलमारी के किस खाने में किस स्थान पर क्या रखा हुआ है। इस कला में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए मस्तिष्कीय विद्या की साधना की जाती है। इस प्रक्रिया को पदार्थ वैज्ञानिक अपने ढंग से और आत्मविज्ञानी अपने ढंग से विकसित कर सकते हैं। ध्यान धारणा एवं तप साधना से भी यह संभव है और उन परामनोविज्ञानी प्रयोगों से भी जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा इन्हीं दिनों अपनाए जा रहे हैं। भौतिक क्षेत्र में विद्युत की अनेकानेक विदित एवं अविदित धाराओं की महत्ता को समझा जा रहा है। उसके प्रभाव से जो लाभ उठाया जा रहा है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अगले दिनों मिलने की अपेक्षा की जाती हैं। ठीक इसी प्रकार मानवीय विद्युत के अनेकानेक उपयोग सूझ पड़ने की संभावना सामने है। विज्ञान इस क्षेत्र में तत्परता पूर्वक संलग्न है और विश्वास पूर्वक कई उपलब्धियां प्राप्त करने की स्थिति में है। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और बुल्गारिया के जीवशास्त्री मनुष्य की अतीन्द्रिय क्षमताओं के बारे में विशेष रूप से दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने पिछले 30 वर्षों में आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की हैं। दूरदर्शन, विचार संग्रहण, भविष्य कथन अब शोध के पुराने विषय हो गए। उसमें नई कड़ी साइकोकाइनेसिस
की जुड़ी है। इस लंबे शब्द का संक्षिप्त संकेत है पीके। इसका अर्थ है विचार शक्ति में वस्तुओं को प्रभावित एवं परिचालित करने की सामर्थ्य। जिस प्रकार आग या बिजली के सहारे वस्तुओं का स्वरूप एवं उपयोग बदला जा सकता है, उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है, वैसी ही संभावना इस बात की भी है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली विशिष्ट स्तर की विद्युत धारा से चेतना स्तर को प्रभावित किया जा सकेगा। इससे न केवल अतीन्द्रिय क्षमता के विकसित होने से मिलने वाले लाभ मिलेंगे, वरन शारीरिक और मानसिक रोग निवारण में भी बहुत सहायता प्राप्त होगी।